हेलो नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आज का जो अपना वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो रहने वाला पदार्थों में होने वाले भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जी। सुनिए, सबसे पहले अपन देखते हैं कि पदार्थ होते क्या है। व्हाट इज मैटर। पदार्थ जिसको ज्ञानेंद्रियों द्वारा, आपके सेंसरी ऑर्गन द्वारा, जिसके द्वारा उसको क्या किया जा सके, महसूस किया जा सके, जिसे आंखों के द्वारा देखा जा सके, है ना, जिसको टच किया जा सके, जिसको देखा जा सके कि ये सॉलिड अवस्था में है, तरल अवस्था में या गैस अवस्था में है, इनकी अवस्था कैसी है। और साथ में जो स्थान गिरता हो, क्या गिरता हो, जो स्थान गिरता हो, स्थान गिरने का मतलब उसका क्या हो, आयतन हो, एवं साथ में उसमें क्या नहीं तो द्रव्यमान नहीं तो वो क्या कहलाता है बेटा, पदार्थ कहलाता है। ये पदार्थ की तीन विशेषताएं हैं, आपको अपने दिमाग में मस्तिष्क वाले भाग में आपको क्या करनी है, सेव करनी है जी। आगे अपन बात करते हैं कि भाई पदार्थों में परिवर्तन कितने प्रकार से हो सकते हैं। पदार्थों में परिवर्तन कितने प्रकार से होते हैं, तो सुनो। पदार्थों में परिवर्तन दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं, दो प्रकार से होते हैं। दो प्रकार से, या तो किसी पदार्थ के किसमें परिवर्तन होगा, भौतिक परिवर्तन होगा, मतलब उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा, या उसमें केमिकल प्रॉपर्टी में परिवर्तन होगा, मतलब उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होगा। तो चलो देखिए आप, तो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं भौतिक परिवर्तन। जिसको बोलते हैं चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी। चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टी, पदार्थों में भौतिक परिवर्तन। दो नंबर पे परिवर्तन होते हैं वो होते हैं पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन। पदार्थों में कौन से परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। अब पदार्थों में भौतिक परिवर्तन कब होगा, पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन को कब होगा। परीक्षा में क्या प्रश्न आता है कि भाई आपको कोई उदाहरण देगा, जैसे लोहे का पिघलना, बताइए कि इनमें से कौन सा परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना, बताइए इसमें कौन सा परिवर्तन। इस प्रकार के प्रश्न आपको सोल्व करने हैं जी। तो उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं। थोड़ी सी मैं इसकी चर्चा कर लेता हूं बीच में, एक छोटे सा टॉपिक। पदार्थ की अवस्थाएं, वैसे तो आप लोगों को पता ही है अवस्थाएं जो है वो तीन होती हैं, लेकिन अवस्थाएं वास्तव में कितनी होती हैं, पांच अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। कौन कौन सी अवस्था, कितनी अवस्थाएं होती हैं, पांच। अब है कौन कौन सी, तो सबसे पहले जिसे आप जानते हो, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ठोस अवस्था की। ठोस अवस्था की, इसको अपन बोलते हैं सॉलिड स्टेट। कौन सी स्टेट बोलते हैं, सॉलिड स्टेट बोलते हैं जी। एक होती है बेटा तरल अवस्था, तरल अवस्था। और एक होती है नंबर तीन, जिसे मैं बताने वाला हूं, वो है आपकी गैस अवस्था, गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट, इनका आपको पता है। दो अवस्थाएं मैं आपको और बता रहा हूं, थोड़ा दिमाग में बैठा लेना। नंबर चार जो अवस्था है उसको बोलते हैं अपन प्लाज्मा। कौन सी अवस्था बोलते हैं जिसको, प्लाज्मा। और नंबर पांच जो है उसको बोलते हैं बीईसी। बीईसी जिसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या बोलते हैं इसको बेटा, इसको बोलते हैं बोस, इसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट, ये पदार्थ की पांच अवस्थाएं हैं। अब ये तीन अवस्थाओं के अपन बारे में बहुत आसानी से जानते हैं, जो सामान्य अपने जीवन में देखते हैं कि भाई बर्फ जो है वो ठोस अवस्था में है, अगर आप पानी पी रहे हो तो वो तरल अवस्था में है, यदि पानी की टेम्परेचर थोड़ा सा ज्यादा दोगी तो गैस अवस्था में बदल जाएगा, मतलब वेपर अवस्था में आ जाएगा। अब दो अवस्थाएं हैं, इनके बारे में थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। एक अवस्था में जो आपको बताना चाह रहा हूं वो अवस्था है प्लाज्मा। प्लाज्मा, आप इसके बारे में एक बात अपने दिमाग में बैठा लो कि जो प्लाज्मा है ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। पदार्थ की फोर्थ अवस्था है, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये पदार्थ की चौथी अवस्था है। होती कहां पे है, जहां पे तापमान बहुत अधिक हो। कहां पे होती है पदार्थ की चौथी अवस्था, जहां पर तापमान बहुत अधिक हो वहां पे पदार्थ की चौथी अवस्था आपको देखने को मिलती है। जैसे सन के अंदर मिलेगी आपको, स्टार्स के अंदर मिलेगी,
है ना, सीआरटी ट्यूब के अंदर मिलेगी जहां तापमान बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा फ्लोरोसेंट जो होते हैं पदार्थ, प्रतिदीप्ति पदार्थ है, उनकी चमक के अंदर ये पदार्थ की अवस्था बनती है। तो देखो यह अवस्था उच्च ताप पर पाई जाती है, उच्च ताप पर पाई जाती है। तो थोड़ा दिमाग में बैठा लो भाई, जहां हाई टेम्परेचर ज्यादा रहेगा वहां ये अवस्था पाई जाती है, उच्च ताप पर पाई जाती है। इसके उदाहरण आपको याद रखना है, जैसे अगर आप इसके एग्जाम्पल परीक्षा में आते हैं कि चंद्रमा के अंदर, सॉरी सन के अंदर कौन सी अवस्था पाई जाती है, तो यही अवस्था पाई जाती है। जैसे सन हो गया, स्टार हो गए, स्टार हो गए, और सीआरटी कैथोड रे ट्यूब हो गई, है ना, इनके अंदर पाई जाती है पदार्थ की चौथी अवस्था। जी जी, बहुत ज्यादा तापमान जब होएगा तब ये पदार्थ की अवस्था मिलेगी। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण बताऊं, जैसे ये जो जिंक है और ये सॉलिड अवस्था में है, यदि इसको बहुत ज्यादा तापमान दिया जाए, हाई टेम्परेचर अगर इसको दे दिया जाए, तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ निकल जाएंगे, बाहर, और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, तब इसकी अवस्था हो जाएगी गैसियस। ये जो गैसियस अवस्था है, ये गैसीय अवस्था में आ जाएगा। किस अवस्था में आ जाएगा, गैसीय अवस्था में आ जाएगा, और इसका तापमान क्या हो जाएगा यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। तब ये पदार्थ की कौन सी अवस्था को बता रहा है, तो इस समय जो पदार्थ की अवस्था है वो कौन सी है, इसमें प्लाज्मा है। ये भी सवाल जो है वो परीक्षा में लालो आया हुआ है। ये पदार्थ की चौथी अवस्था के बारे में बताया। सन्स में मिलेगी, सन में मिलेगी, सूर्य में मिलेगी, तारों में मिलेगी, सीआरटी कैथोड रेज ट्यूब में मिलेगी, वहां भी हाई टेम्परेचर रखा जाता है, प्रेशर वहां पे कम रखा जाता है। जी साहब, अगले पदार्थ की अगली अवस्था की अब चर्चा करते हैं। पदार्थ की जो 5वीं अवस्था है उसको बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पदार्थ की कौन सी अवस्था बेटा, ये पदार्थ की 5वीं अवस्था है, 5th स्टेट ऑफ मैटर, ये 5वीं अवस्था है। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, ये कहां पाई जाती है, तो आप ये कहां पाई जाती है ध्यान रखना, ऊपर वाले का तो तापमान ज्यादा, कम ताप पर पाई जाती है, कम ताप पर पाई जाती है, कम ताप पर पाई जाती है। ये उन पदार्थों में पाई जाती है जो सुपर कंडक्टर की तरह व्यवहार करते हैं, जो अति चालक की तरह क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं। तो आप लिख लो इसका एग्जाम्पल, इसकी जो एग्जाम्पल हो किसमें पाई जाती है, सुपर कंडक्टर में, सुपर कंडक्टर, अति चालक पदार्थों में पाई जाती है। अति चालक पदार्थों में पाई जाती है। ये पदार्थ की बेटा 5वीं अवस्था है। अब इन अवस्थाओं के बारे में एक छोटी सी जानकारी और दे देता हूं। सबसे अधिक अगर आकर्षण बल पाया जाए तो वो ठोस में पाया जाता है, फिर तरल में पाया जाता है, फिर गैस में, और सबसे अगर संपीड्यता की बात करूं, सबसे ज्यादा अगर किसी को कंप्रेस किया जा सकते हैं वो गैसें हैं, उसके बाद तरल है, उसके बाद कौन है, ठोस है। ठोसों को कंप्रेस आप नहीं कर सकते हो। तो ये एक नई जानकारी आपको और थोड़ी सी साझा कर देता हूं। लगता है कहीं ना कहीं कि आके फिर से बैठ गई है। तो अंतर आणविक आकर्षण बल का क्रम, अंतर आणविक आकर्षण बल का जो क्रम है वो सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है बेटा, सबसे ज्यादा पाया जाता है ठोस में, फिर किसमें पाया जाता है बेटा, तरल में, किसमें पाया जाता है, तरल में, और फिर किसमें पाया जाता है, गैस में। आप देख लीजिए, सबसे ज्यादा ठोस में, फिर किसमें, तरल में, और फिर किसमें, गैस में। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, अगर संपीड्यता गुणांक की बात करें, संपीड्यता का क्रम, ये जो वर्ड है ये अपने दिमाग में बैठा लो, संपीड्यता, इसको बोलते हैं दबाना, किसी चीज को प्रेशराइज करना, संपीड्यता का क्रम। तो इसकी अगर बात करें तो सबसे ज्यादा संपीड्यता गुणांक होता है किसका, गैस का, फिर किसका होता है बेटा, तरल का, और सबसे ज्यादा होता है किसका, ठोस को तो आप दबा ही नहीं सकते। तो इसका ऑर्डर थोड़ा सा अपने दिमाग में बैठा लो, ये क्रम आपको थोड़ा सा बैठाना है। तो ये 2-3 बातें मैंने और आपके साथ की है ना। अच्छा,
फिर पीछे कैसे आ गए? ये देखो, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है और आप गलती कर दोगे भाई। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। अब अपना मेन टॉपिक जिसके बारे में मैं परिचर्चा करवाने वाला था, तो सबसे पहले है पदार्थों में होने वाले परिवर्तन। परिवर्तन में हमने देखा था भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन में आपको जो 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 चीजें आपको याद रखनी है, ये जो मैं बातें आपके साथ 5-7 साझा करूंगा, इनको आप याद रखना। आप किसी की भी फिजिकल भाई किसी पदार्थ की किस में भौतिक परिवर्तन हो रहा है, किस में रासायनिक परिवर्तन, आप इसको बखूबी आप पहचान पाओगे। और परीक्षा में बहुत बार इसका सवाल बनता है साथियों, आपका गलत नहीं होगा। आपको तो सीधा उदाहरण देगा, बताना है भौतिक है, रासायनिक है या दोनों है। देखिए सबसे पहले नंबर 1, ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं। एक बात ये अपने दिमाग में रखना, ये परिवर्तन कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं। अस्थायी क्यों होते हैं मैं बात करूंगा। ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं, एक तो ये दिमाग में बैठा लो। दूसरी बात, पदार्थ की केवल अवस्था में परिवर्तन होगा। केवल आ गया, इसका मतलब केवल और केवल, इसके अलावा कोई चीज नहीं होगा। पदार्थ की केवल अवस्था में परिवर्तन होगा। केवल अवस्था में परिवर्तन होगा। किस में परिवर्तन नहीं होगा? पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होगा। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन परिवर्तन नहीं होगा। होगा नहीं, नहीं होगा भाई। अब देखो उदाहरण से समझेंगे अपन। जैसे आप जल को गर्म करोगे ना, तो जल जो है वो गैस अवस्था में बदल जाएगा, वाष्प अवस्था में बदल जाएगा। ठंडा करोगे वाष्प अवस्था को, वापस तरल बन जाएगा। जल का फॉर्मूला भले ही वो गैस अवस्था में हो, भले ही वो तरल अवस्था में, दोनों अवस्थाओं में उसका रासायनिक फॉर्मूला क्या रहेगा? H2O रहेगा, वो तो नहीं बदलने वाला। लेकिन अवस्था तो बदली ना, मैं यही बताना चाह रहा था। रासायनिक गुणों में क्या नहीं होगा? परिवर्तन नहीं होगा। और साहब एक बात और बैठा लो अपने दिमाग में, वो ये है कि इसमें नए पदार्थों का निर्माण नहीं होता है। इसमें नए पदार्थों का निर्माण नहीं होगा। नए पदार्थ नहीं बनेंगे भाई, इसमें नहीं होगा। नए पदार्थों का निर्माण इसमें बिल्कुल भी नहीं होगा। ये एक बात दिमाग में रखना। अब उदाहरण देखते हैं इसके, जो परीक्षा में आने वाली चीजें हैं उसकी बात करते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण, ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आया है। शर्करा के लिए आप ध्यान में रखना, शुगर मतलब चीनी की बात कर रहा है वो। शुगर का जलीय विलयन, और बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसको लेके। आपने जो एग्जाम्पल पढ़े हैं उससे हटके आता है परीक्षा में, वो नहीं आएंगे भाई। शुगर का जलीय विलयन, देखो चीनी अगर आप जल में मिला दोगे ना, तो चीनी की अवस्था है ठोस, जल की अवस्था है तरल, दोनों को मिलाओगे तो एक नई अवस्था बन गई, तरल अवस्था। ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि चीनी का जो फॉर्मूला वो C12H22O11, मिला दोगे तब भी वही रहेगा, फॉर्मूला नहीं बदलने वाला। पहले चीनी है C12H22O11, फिर जल है H2O। जैसे आपने चीनी का जलीय विलीन किया, तो उस विलीन के अंदर भी क्या रहेगा? चीनी रहेगी, C12H22O11, और जल रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। एक तो ये दिमाग में रखना। एक और है NaCl, मतलब इसको बोलते हैं साल्ट का जलीय विलयन। ये फिर से वही बात है, जलीय विलयन। अब देखो, आप समझो इस बात को, तब आपके दिमाग में बैठ जाएगी। भाई आपके पास है नमक, ठीक है, ये सॉलिड अवस्था में है। ओके सर, समझ में आ गया। ये है आपके पास जल, ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। अब आपने क्या कर दिया, जल के अंदर आपने नमक मिला दिया, तो क्या बन गया? NaCl एक्वस। NaCl का जलीय विलीन बन गया। अब यहाँ रासायनिक सूत्र देखो आप, ये ठोस अवस्था में है और ये किस अवस्था में है? लिक्विड में। और ये किस अवस्था में आ गया भाई साहब? लिक्विड में अवस्था। केवल किस में परिवर्तन हुआ? अवस्था में। यहाँ भी NaCl है स्टोर, यहाँ भी NaCl प्लस जल है, तो रासायनिक रूप से तो परिवर्तन हुआ ही नहीं ना। रासायनिक रूप से परिवर्तन नहीं हुआ, इसका मतलब केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन। और बहुत बार परीक्षा में प्रश्न बच्चे गलत करके आ जाते हैं, उनको लगता है चीनी का जलीय विलीन, वो गलत कर देंगे, रासायनिक परिवर्तन करके आ जाएंगे, और ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा साथियों। अगले सवाल की तरफ, अगला एक और एग्जाम्पल देखते हैं।
सुनो, सोने, सोने को बोलते हैं एयू, मतलब गोल्ड का पिंगलना। फिर से मक्खी बैठ गई है भाई, मेरे को बड़ा डिस्टर्ब कर रही है। सोने का पिंगलना। अब ये कैसा परिवर्तन है, देखो सुनो, गोल्ड जो है ना वो सामान्य अवस्था में ठोस अवस्था में है, बिल्कुल करेक्ट है। जैसे ही उसको तापमान होगी तो उसकी अवस्था कैसी हो जाएगी, तरल। रहा तो रासायनिक रूप से वो गोल्ड ही ना, रासायनिक रूप से तो परिवर्तन नहीं रहा, परिवर्तन हुआ ही नहीं, केवल उसकी ठोस अवस्था से कौन सी अवस्था आ गई अब, तरल अवस्था। तो केवल अवस्था में परिवर्तन, और जब अवस्था में परिवर्तन हो रहा हो तो उसको अपन बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। एक ये दिमाग में रख लेना, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। एक और सुनो आप, ये तो आपको पता ही है, जल का मतलब बोल रहा हूं मैं, तरल अवस्था का मतलब आइस में परिवर्तन। अब ये कैसा परिवर्तन है साथियों, ये परिवर्तन भी साथियों कैसा है, भौतिक परिवर्तन है। जल का फॉर्मूला H2O है, तरल अवस्था में, अवस्था अभी भी इसकी तरल ही है। तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ इसको, देखो आप बहुत अच्छे से समझोगे। देखो ये जल है, ये लिक्विड अवस्था में है। अब आपने क्या किया, बाहर से परिवर्तन कर दिया, टेम्परेचर उसका क्या कर दिया, कम। तो मैं तो आपको केमिकल रिएक्शन में उलझाना नहीं चाह रहा था, सीधा याद करवाना चाह रहा था, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। अब बर्फ करोगे तो इसका मतलब इसका अवस्था कौन सी होगी, ठोस होगी। मतलब मैं आइस लिख देता हूं ताकि आपके कंफ्यूजन नहीं हो। अब ये लिक्विड है और ये कौन सी है, ठोस। दोनों का केमिकल फॉर्मूला कैसा है, H2 ही है ना, परिवर्तन तो नहीं हुआ, केवल अवस्था में परिवर्तन हुआ। जब केवल अवस्था में परिवर्तन होता है तो उसे अपन क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, वो भी आप अपने दिमाग में मस्तिष्क में बैठा लो। जैसे मोम का पिघलना, मोम का पिघलना, मोम का पिघलना। अब मोम वैक्स किस अवस्था में है, ज्यादातर ठोस अवस्था में। जैसे उसको टेम्परेचर दोगे अवस्था कौन सी हो जाएगी उसकी, तरल। अब पहले भी वो वैक्स है, हाइड्रोकार्बन, और बाद में भी क्या रहेगा, वो हाइड्रोकार्बन। अवस्था में परिवर्तन हो, इसलिए इससे परिवर्तन कैसा हो गया, भौतिक परिवर्तन हो गया। जैसे एक और एग्जाम्पल आप देखो एक बार, गिलास का टूटना, गिलास मतलब कांच का टूटना। सुनो, ग्लास का केमिकल फॉर्मूला वही रहेगा जो, ग्लास का मतलब मन का बोरिक्स। टूट गया मतलब पहले तो उसकी अवस्था सॉलिड थी, अब छोटे छोटे पार्ट हो गए, अवस्था ही तो बदली है ना। पहले वो उसकी सॉलिड स्ट्रक्चर बड़ी नजर रही थी, अब छोटी छोटी अवस्था में टूट गया, क्रिस्टलीय रूप आ गया, लेकिन उसका केमिकल फॉर्मूला अब भी सेम है। एक और है, अब जैसे कोई लोहा है, मैग्नेट, मतलब आपने लोहा है आपके पास Fe, उसको अपने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया तो उसके अंदर प्रॉपर्टी कैसी आ जाएगी, चुंबकीय गुण आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही आपने वहां से उस चुंबकीय क्षेत्र को डालोगे तो वापस लोहे के अंदर वो चुंबकीय गुण क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ये भी परिवर्तन कैसा है, भौतिक परिवर्तन है। तो लिखना, लोहे को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये तमाम परिवर्तन साथियों वो हैं जो पदार्थ केवल और केवल किसमें परिवर्तन करते हैं, भौतिक अवस्था में परिवर्तन करते हैं। चलो साथियों, अब रासायनिक परिवर्तन की तरफ अपन चलते हैं। इतने एग्जाम्पल काफी होंगे आपके लिए, मैं ऐसी मैं ऐसा करता हूं। तो सुनो, रासायनिक परिवर्तन की अपन बात करें। अब इसमें क्या है, अब इसमें अवस्था भी बदलेगी भाई साहब, और परिवर्तन जो है वो स्थायी भी रहेंगे, और नए पदार्थ का क्या हो जाएगा, निर्माण। और साथियों एक बात तो सुनो, आप एक बार किसी केमिकल में, केमिकल उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन कर दोगे ना तो वापस वो चेंज होगी, वैसा नहीं बनने वाला जैसा वो है। इसका मतलब अब की बार रासायनिक संगठन में क्या होगा, परिवर्तन। तो दो तीन बातें आपको इससे संबंधित आपको याद रखनी चाहिए, मैं वो तमाम बातें यहाँ पे लिख रहा हूं। नंबर एक, ये परिवर्तन स्थायी होते हैं, ये परिवर्तन स्थायी होते हैं, परमानेंट होते हैं। एक बार परिवर्तन हो गया ना, सुनो, तो बदलने वाले नहीं। दूसरा, रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। ये भी प्रश्न आता है भाई, इसमें किसमें परिवर्तन, रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन, केमिकल कॉम्बिनेशन। रासायनिक केमिकल संगठन बदल जाएगा इसका। जैसे कैसे, जैसे दूध है, अभी क्या है, शर्करा H12H22 वगैरह, दही, इसके अंदर थोड़ी सी खटाई डाल दो आप, लैक्टो बेसिलस जीवाणु डाल दो, दही में बदल जाएगा। दही के अंदर क्या है, रासायनिक रूप से वो एसिड है।
तो रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो दूध एक अलग पदार्थ है और दही एक अलग पदार्थ है, तो ध्यान रखना इसमें एक और बात अपने इंक्लूड कर लो दिमाग में, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, नया पदार्थ बनता है भाई साहब इसमें। अब क्या क्या एग्जाम्पल परीक्षा में आते हैं वो थोड़े से अपने ध्यान में रख लें। ये परिवर्तन परमानेंट है, आप अगर जो परिस्थिति आपने उसमें परिवर्तन करने के लिए लगाई थी उनको हटा भी दोगे फिर भी तो आप कुछ भी कर लेना, वापस तो वो नहीं बनना जो पहले था। जैसे लकड़ी को जला दो आप, राख बन गया, अब कुछ भी कर लेना, राख से वापस कभी लकड़ी नहीं बन सकती। ये रासायनिक परिवर्तन है जी। थोड़े देखो भाई इसके एग्जाम्पल आप, देखिए भाई साहब इसके उदाहरण देखते हैं अपन तो, है ना, जितने भी उदाहरण है सबकी बात कर ले अपन, एग्जाम्पल जो भी परीक्षा में आने वाले हैं एग्जाम्पल सबकी अपन बात कर ले। देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं सरकार, लकड़ी का, ओहो गड़बड़ हो गई भाई बात की, लकड़ी मतलब लकड़ी की अगर आप बात करें ना, आप सेलुलोज करना चाह रहे हो एक्चुअली, मतलब सेलुलोज, रासायनिक रूप से सेलुलोज, लकड़ी का जलना, अब सुनो, लकड़ी मतलब क्या, कार्बन, ये सब बच्चों को पता है। लकड़ी मतलब क्या, कार्बन, कार्बन को जलाने के लिए किसका प्रयोग करोगे आप, सर ऑक्सीजन चाहिए, ये लो, और किस अवस्था में होती है ऑक्सीजन, गैस अवस्था में, और थोड़ा सा भी इसको क्या दे दो, टेम्परेचर, कार्बन जल जाएगी ना। अब मैंने आपको पढ़ा रखा बेटा, कार्बन जब भी जलेगी तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या निकलेगी, हीट निकलेगी, ये लो, और साथ में बेटा निकलेगा जल H2O। अब कुछ भी कर लो, साथ में राख, वेस्ट मटेरियल के रूप में, आप कुछ भी कर लो, इनको सबको मिला दो, वापस आप कार्बन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं कर पाओगे। ये रासायनिक परिवर्तन, एक नया पदार्थ बना, यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन है, यहाँ देखो आप कार्बन डाइऑक्साइड है, हीट है, राख है, प्लस जल निकल रहा है, नए पदार्थ का निर्माण हो गया ना। नए पदार्थ का निर्माण होने क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है साथियों। अगला देखिए, एक और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, सुनो अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं अपन, लोहे पर जंग लगना, जंग को रस्टिंग बोलते हैं, चर्चा करेंगे इसकी, रस्टिंग, लोहे पर जंग, ये इसी इतना ही समझ लेना, लोहे पर जंग लगना। अब सुनो साथियों इसकी बात सुनो आप, अब लोहे की जब बात करते हो ना मित्र, तो लोहे का मतलब होता है Fe। अब जंग लग गया तब इसका, लोहे के ऊपर जंग लगने का मतलब है इसका फॉर्मूला हो गया Fe3, सॉरी Fe2O3, और जल के कितने मोल हो जाएंगे, XH2। ये फॉर्मूला किसका है, रासायनिक रूप से ये जंग का है, रस्टिंग का है। अब यहाँ ये लोहा है, जैसे इसके ऊपर जंग लग गई तो क्या बन गया, केमिकल रूप से, रासायनिक रूप से परिवर्तन हो गया। अब कुछ भी कर लेना, आप इस जंग को वापस लोहे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो किसमें परिवर्तन हो गया, रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाए। रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं साथियों, रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। एक और सुनो, तीसरा और सुनो आप, दूध मतलब मिल्क का, दही मतलब CURUD, कर्ड में बदलना, दूध से दही बन गया, नया पदार्थ बना का नहीं बना। और दूध से दही का बनने का मतलब क्या होता है, एक नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। जब नया पदार्थ आ जाता है, ये टर्म जब आ जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं साथियों, उसको अपन रासायनिक परिवर्तन बोलते हैं। अब ये हुआ कैसे, दूध से दही में बदला कैसे, मैं थोड़ा आपको साथ बात कर लेता हूँ। जैसे मैं ये कह रहा हूँ ये आपका मिल्क है, और मिल्क के अंदर होती है बेटा शर्करा, क्या होती है, शर्करा, और इसके अंदर एक प्रोटीन होता है जिसको बोलते हैं केसिन प्रोटीन। कौन सा होता है, केसिन। अब सुनो, मिल्क का मतलब रासायनिक रूप से ये चीजें हैं। अब एक जीवाणु होता है जिसको बोलते हैं LAB, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, सॉरी LAB में लिख रहा हूं, लैक्टोबैसिलस जीवाणु, ये कोई बैक्टीरिया है।
और जैसे ये बैक्टीरिया दूध के अंदर जाएगा ना, तो दूध को किस में कन्वर्ट कर देगा भाई? दूध को कन्वर्ट कर देगा कर्ड में। किसमें? कर्ड में, मतलब दही में। दही में। अब भाई साहब दही का फॉर्मूला क्या होता है? दही में तो लैक्टिक एसिड होता है साहब। कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक अम्ल। अब ये लैक्टिक एसिड क्या होता है? देखो ये तो शर्करा थी और ये लैक्टिक एसिड हो गया। अब सुनो साथियों, शर्करा भी जो है ना वो इसके अंदर ग्लैक्टोज होती है। कौन सी होती है? ग्लैक्टोज। ये वाली शर्करा होती है। अब यहाँ तो परिवर्तन हो गया ना रासायनिक रूप से, वहां एसिड है, यहाँ पे शर्करा प्लस प्रोटीन है। और रासायनिक रूप से साथियों जब परिवर्तन हो जाता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। अगला समझिए, एक बात और सुनो, एक बात और अपने दिमाग में बैठा लो, मैं थोड़ा सा बताना ही चाह रहा हूँ। सुनो, ये लैक्टोबैसिलस रहता है, ये मानव बॉडी में थकान के लिए जिम्मेदार है। थकान के लिए। और व्हाइट सेल्स में सबसे ज्यादा बढ़ता है थकान के लिए। थकान का मेन कारक यही है। और सुनो सर, और बताओ, जैसे सब्जियों का खराब होना, एक एग्जांपल और दे रहा हूं। सब्जियां जो होती हैं, सब्जियों का खराब होना, इसको किण्वन प्रोसेस बोलते हैं। सब्जियों का जब सड़न पैदा हो जाए तो उसके अंदर बैक्टीरिया आ जाएंगे, नए पदार्थ बन जाएगा भाई साहब, वो काम के नहीं रहेंगे ना। सब्जियों का किण्वन होना भी किस प्रकार का परिवर्तन है साथियों? रासायनिक परिवर्तन है। एक और बैठा लीजिए अपने दिमाग में, एक तो ये था, एक और बताता हूं मैं आपको। जैसे सेब को चाकू से काटने पर भूरा। अब सेब है भाई साहब, सेब में तो एसिड होता है, मेलिक एसिड होता है सेब के अंदर। मेलिक एसिड होता है, लिख लो आप तो थोड़ा सा, मेलिक अम्ल होता है। जैसे इसको काट दोगे ना, काटने का मतलब आप तो इसको वायुमंडल में ले आए, इसका मतलब इस मेलिक अम्ल का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण जब मेलिक एसिड का हो जाता है, उसका रंग कैसा हो जाता है लालो? भूरा हो जाता है। कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है। अब सेब को काट दिया, मेलिक एसिड का ऑक्सीकरण हो गया, ये भूरा हो गया, तो एक नया पदार्थ बन गया ना भाई, मेलिक एसिड तो रहा ही नहीं। तो परिवर्तन कैसा हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। आ रहा है ना समझ में आपके? जी सर, समझ में आ रहा है। अगला देखते हैं। अगला उदाहरण है साथियों, ताजमहल का पीला होना। ये आपने खबर में भी सुना होगा, ताजमहल का पीला होना। अब ताजमहल का पीला होना, ये रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार से हुआ? ताजमहल का मतलब क्या है? ताजमहल किससे मिलकर बना है? कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना है। ये किससे मिलकर बना है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये पड़ा CO3। और वहां आसपास कौन सी वर्षा होती है? एसिड रेन होती है। कौन सी रेन होती है? एसिड रेन होती है। और एसिड रेन जो है ना, उसके अंदर ज्यादातर होता है H2SO4 प्लस HNO3। ये मेन घटक होते हैं एसिड रेन के। ये थोड़ा दिमाग में बैठा लो भाई, ऐसे ही केमिस्ट्री आपकी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। और जैसे ही कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगी तो यहाँ रंग कैसा हो जाएगा इसका? इस कैल्शियम कार्बोनेट का रंग कैसा हो गया? पीला हो गया। अब कुछ भी कर लो, आप येलो कलर को नहीं हटा पाओगे, वापिस कैल्शियम कार्बोनेट वैसा नहीं बनना। तो ये परिवर्तन कैसा हो गया आपका? रासायनिक परिवर्तन होगा। एक और उदाहरण आपको मैं समझाना चाह रहा हूं, तो सुनो। सुनिए साथियों, नमक के जलीय विलीन में NaCl जलीय विलीन में विद्युत धारा प्रवाहित करना। NaCl के जलीय सॉल्यूशन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो क्या हो जाएगा? तो सुनो, NaCl का जलीय सॉल्यूशन देखो साथियों, NaCl का मतलब NaCl हो गया और दूसरा हो गया इसके अंदर H2O। अब कह रहा है कि इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करो, तो सुनो भाई, NaCl के जलीय सॉल्यूशन का मतलब होगा ये। अब ये दो इलेक्ट्रोड ले लो साहब आप तो, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया। ये जो है वो कैथोड है बेटा। कौन है? कैथोड है। और इसके ऊपर चार्ज होता है माइनस। और यहाँ बेटा ये है एनोड, और एनोड पे चार्ज होता है प्लस। सुनो आगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब यहाँ आपके पास कौन है? एक तो है Na प्लस और एक इसके अंदर कौन है? Cl नेगेटिव। अब सुनो आगे, ये जो Na जो प्लस आया ना, तो ये प्लस किसकी तरफ चलेगा? इसकी तरफ चलेगा। और ये Cl नेगेटिव किसकी तरफ चलेगा? एनोड की तरफ चलेगा। इसका मतलब यहाँ तो एनोड पे क्या मुक्त होने वाला है? एनोड पे मुक्त होगी Cl2 गैस। कौन सी गैस होगी? Cl2। और कैथोड पे क्या मुक्त होगा साथियों? कैथोड पे मुक्त होगी Na मेटल। Na मेटल।
अब आप कुछ भी कर लो, इस Cl2 और Na को वापस आप NaCl प्लस जलीय सॉल्यूशन में नहीं मिला बना सकते। कैसा परिवर्तन होगा ये? रासायनिक परिवर्तन होगा। जितने में मैंने आपको उदाहरण बताए बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण है, आपकी परीक्षाओं को ये टच करके जाएंगे साथियों, ध्यान रखना। अगला सुनो, अगला आपके सामने ये रहा एक उदाहरण मैं और रख रहा हूं। मोमबत्ती को, मोमबत्ती, ये बहुत अच्छा उदाहरण है, मोमबत्ती का जलना। परीक्षा में प्रश्न इस प्रश्न का आंसर गलत करके आते हैं, मोमबत्ती का जलना। अब देखो सुनो, ये भौतिक परिवर्तन भी है और विशिष्ट उदाहरण है, ये स्पेशल उदाहरण है। ये फिजिक भौतिक परिवर्तन भी है इसमें, और इसमें कौन सा परिवर्तन है, और इसमें रासायनिक परिवर्तन भी है। कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन, दोनों ही है। अब कैसे सुनो, ये है आपके पास मोमबत्ती, अब आप मोमबत्ती को जला रहे हो, चलो दिखा रहा हूं, ये लो बना दी मैंने, है ना, और ये है इसके अंदर मोम। बेटा ये वैक्स है, वैक्स मतलब मोम। और सुनो साथियों, अब ये धागा जल रहा है, यहाँ कौन जल रहा है? धागा। धागा जल रहा है तो सुनो आगे राख बन जाएगी, नए पदार्थ का निर्माण हुआ, इसका मतलब यहाँ परिवर्तन कौन सा है? रासायनिक परिवर्तन। कौन सा हो गया? रासायनिक परिवर्तन। अब मोम अभी पिघल रहा है, मोम की अवस्था यहाँ पे कौन सी है? सॉलिड अवस्था। और पिघलना, पिघल के इसकी अवस्था कैसी हो जाएगी? लालो लिक्विड हो जाएगी। तो लिक्विड अवस्था में परिवर्तन हुआ, इसका मतलब ये परिवर्तन कैसा हो गया? भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन हो गया? इसका मतलब मोमबत्ती के जलने में कितने परिवर्तन है? दोनों परिवर्तन शामिल है साथियों, ध्यान रखना। क्या मैंने जो पढ़ा है वो आपके समझ में आया क्या? एक उदाहरण मेरे और थोड़ा सा याद आ गया, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है। पेड़ से मतलब पादप से लीफ का अलग होना। पेड़ से यदि पत्तियां अलग हो जाएंगी तो परिवर्तन कौन सा रहेगा? रासायनिक परिवर्तन रहेगा। ये भी थोड़ा दिमाग में बैठा लो अपने, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ये तमाम उदाहरण मैंने जो आपको पढ़ाए हैं ये बहुत बार परीक्षा में आए हुए हैं और बार बार आ भी रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि जो टॉपिक है वो आप बहुत गहनता से समझ पाएंगे। चलो साथियों, अब अपन अगले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसी के अंदर एक और परिवर्तन है जिसमें अपन थोड़ा सा बात कर ले हैं। पदार्थों का जो रासायनिक गुण है, निक गुण है, उसके बारे में बात कर ले। पदार्थ के कौन से परिवर्तन की बात करेंगे अपन? रासायनिक प्रॉपर्टी की बात करेंगे पदार्थ की। सुनो, चलो मैं कोई काम करता हूँ, सीधा ही एक टॉपिक और दूसरा स्टार्ट कर देता हूँ, अपन क्यों ही इसकी चर्चा करें जो अपने सिलेबस में नहीं है। सुनो, अब जो साथियों अपने सामने जो टॉपिक रहेगा, एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है धातु, इसको बोलते हैं मेटल एंड अधातु, नॉन मेटल। ठीक है जी, ये टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं, धातु एवं अधातु। देखिए साथियों क्या है टॉपिक, क्यों है टॉपिक, सारी अपन परिचर्चा करने वाले हैं। सुनो, सबसे पहले मैं धातु है, धातु ये है क्या? सारी चीजें ये तत्व है। क्या है ये? धातु है, धातु जो भी है ये क्या है? तत्व है, एलिमेंट है। कौन है बेटा? ये है आपकी एलिमेंट। क्या है? ये तत्व है। तत्व जो है वो पदार्थ की सबसे शुद्ध अवस्था है। इस बात को अपने माइंड में बिठा लो, नोट करके लिख रहा हूं मैं। पदार्थ की सबसे शुद्ध अवस्था, शुद्ध अवस्था कौन है? तत्व है। एक बात और बताओ, टोटल आवर्त सारणी में तत्व पाए कितने जाते हैं? तो साथियों 118 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं तत्व? 18 पाए जाते हैं। इन तत्वों को कितने भागों में बांटा गया? आवर्त सारणी में 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से देखते हैं अपन? सबसे पहले तत्वों के अंदर अपन देखेंगे किसके बारे में अपन बात करेंगे? मेटल के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? मेटल, जिसको अपन बोलते हैं धातु। क्या बोलते हैं? धातु। दूसरी अपन चर्चा करने वाले हैं साथियों अधातु के बारे में। किसके बारे में? अधातु, जिसको बोलते हैं नॉन मेटल। तीसरी साथियों अपन चर्चा करने वाले हैं उपधातु की। किसकी? उपधातु की, ये चर्चा करने वाले हैं। थोड़ा दिमाग में बैठा लो भाई, ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आवर्त सारणी में टोटल कितने तत्व हैं साथियों? 118 हैं। तत्व पदार्थ की सबसे शुद्ध अवस्था है। इसमें 3 चीजें पढ़ेंगे, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। एक बात और देखो, भूप्रपट्टी में, चलो आगे वाले पेज पे लिखते हैं, नोट करके एक छोटी सी मैं बात आपके साथ और साझा कर लेता हूं।
भूपर पट्टी जिसको बोलते हैं अर्थ क्रस्ट, क्या बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट। ये भी पेपर में प्रश्न आता है बच्चों के, अर्थ क्रस्ट पर मैक्सिमम मात्रा में मिलने वाला तत्व है, मैक्सिमम या अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, पाया जाने वाला तत्व है। अब कौन कौन से हैं, एक की बात नहीं करेंगे, सबको एक ही साथ बता देता हूं मैं आपको, सुनो। देखो सबसे ज्यादा पाया जाता है बेटा आपका एल्यूमिनियम, ठीक है, फर्स्ट नंबर पर तो ये पाया जाता है सबसे अधिक। मैं किसकी बात करूं मैं वो भी बताऊंगा। और सेकंड नंबर पे पाया जाता है Fe, ये सेकंड नंबर पर। आप देखते जाना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, एक साथ क्या डाटा समझ में आएगा आपका। और एक बेटा पाया जाता है इसके अंदर सबसे अधिक मात्रा में सिलिकॉन, और एक पाया जाता है बेटा इसके अंदर ऑक्सीजन। सुनो, अब ये जो दो मैंने लिखे हैं ना भाई, एक नंबर पर ये, दो नंबर पर ये, और तीन नंबर पर ये मैंने किस आधार पे लिखे हैं। अगर भूपर पट्टी में आपसे सवाल ये पूछो कि सर्वाधिक मात्रा में धातु कौन सी पाई जाती है, तो साथियों एल्यूमिनियम पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ धातुओं की। किसकी बात कर रहा हूँ, धातुओं में अगर सबसे ज्यादा कोई मात्रा में पाई जाए तो आपके एल्यूमिनियम पाई जाती है। अगर प्रश्न पूछे कि सिलिकॉन ये क्या है, तो साथियों ये है उपधातु। कौन सी धातु है ये, उपधातु। अगर प्रश्न पूछे कि भाई उपधातु में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी पाई जाती है, तो ध्यान रखना साथियों सिलिकॉन पाई जाती है, सिलिकॉन। और प्रश्न पूछे कि भाई साहब अधातु में सबसे अधिक कौन पाया जाता है, तो अधातु में सर्वाधिक पाया जाता है आपका ऑक्सीजन। साथियों क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन। दिमाग में बैठा लो भाई साहब, एल्यूमिनियम और फेरस ये धातु में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, सिलिकॉन उपधातु में पाया जाता है, ऑक्सीजन किस में पाया जाता है, अधातु में। साथियों सिलिकॉन के बारे में आपको एक खास बता देता हूं, खास बात वो ये है इसका प्रयोग अर्धचालक बनाने में किया जाता है, सुपर कंडक्टर अर्धचालकों के निर्माण में इसका क्या किया जाता है साथियों, प्रयोग किया जाता है, अर्धचालकों के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, निर्माण में इसका क्या किया जाता है साथियों, प्रयोग किया जाता है। तो साथियों आपको समझ में आया मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था कि अर्थ क्रस्ट भूपर पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में अगर कोई तत्व पाया जाएगा तो वो, अगर धातु की बात करोगे तो वो एल्यूमिनियम है, दो नंबर पर आपका आयरन है, और अगर उपधातु की बात करोगे आपका सिलिकॉन है, जिसका प्रयोग अर्धचालकों में किया जाता है। अगर प्रश्न पूछे कि अधातु में सर्वाधिक मात्रा में कौन पाया जाता है, तो साथियों अधातु में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला आपका ऑक्सीजन। जी आगे बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं मेटल की, मेटल जिसे बोलते हैं धातु। सुनिए मेटल के बारे में, आवर्त सारणी में कहां पाई जाती है, आवर्त सारणी मतलब पीरियोडिक टेबल, कभी मैं दोबारा आवर्त सारणी नहीं लिखूंगा, बोर्ड पे पीटी मिलेगा आपको हमेशा। आवर्त सारणी में LH साइड, LH लेफ्ट हैंड साइड में पाई जाती है। संख्या कितनी है, तो संख्या के बारे में तो कभी प्रश्न आएगा भी नहीं, और फिर भी मैं आपको बता देता हूं, सुनो कैसे पाई जाती है। तो सुनो देखो, एक सबसे पहला ब्लॉक है एस ब्लॉक, एस ब्लॉक, एस ब्लॉक में दो ग्रुप होते हैं बेटा, कितने ग्रुप होते हैं, टू एस ब्लॉक में। एक तो होता है फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, एक होता है बेटा सेकंड ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है, सेकंड ग्रुप। अगर आप फर्स्ट ग्रुप की बात करोगे तो फर्स्ट ग्रुप में पाई जाती हैं क्षारीय धातु। कौन सी धातु पाई जाती हैं, क्षारीय धातु। क्षारीय धातुओं के आप उदाहरण याद कर लो भाई, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है आपका सोडियम, पोटेशियम, लिथियम। पेपर में सवाल आते हैं ये किस प्रकार की धातुएं हैं, धातुएं तो हैं पर ये क्षारीय धातुएं हैं। और सेकंड ग्रुप की जो धातुएं हैं साथियों वो कैसी हैं, क्षारीय मृदा धातुएं। कौन सी धातुएं हैं, क्षारीय मृदा धातुएं। थोड़ा मैं डिटेल से डिस्कशन करवा रहा हूं आपको, है ना। इसमें साथियों आप एग्जांपल के रूप में याद कर सकते हो मैग्नीशियम, जी Mn+2। इसमें आप याद कर सकते हो Ca+2। ये दोनों धातुएं किसमें पाई जाती है, आपके फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में पाई जाती हैं। अगर बात करें डी ब्लॉक की, तो उसके बाद किसमें पाई जाती हैं साथियों, आवर्त सारणी के डी ब्लॉक में धातुएं पाई जाती हैं। इसमें जो धातुएं पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में धातुएं यही पाई जाती हैं आवर्त सारणी में, सर्वाधिक या मैक्सिमम मात्रा में मेटल्स पाई जाते हैं, मेटल पाई जाती हैं। इनकी एक खास बात है इन धातुओं की, सुनो क्या खास बात है,
इन धातुओं को कहते हैं संक्रमण तत्व। क्या कहते हैं? ये संक्रमण धातुएं होती है। कैसी होती हैं? संक्रमण धातुएं कहते हैं इनको। इनको किस नाम से जाना जाता है? संक्रमण धातुओं के नाम से इनको कहते हैं संक्रमण धातुएं। क्या कहते हैं इनको? संक्रमण धातुएं कहते हैं साथियों। उदाहरण आपको याद करना है तो आप सबसे पहले इसका उदाहरण याद रख लीजिए, जैसे एजी हो गया है ना, इसको सिल्वर बोलते हैं। अर्जेंटेनम इसका लेटिन नेम है। एक आप इसका याद कर सकते हो एयू, जिसे बोलते हैं लालो गोल्ड। क्या बोलते हैं? गोल्ड। जिसका नाम है वो साथियों लेटिन नाम है ओरम। क्या नाम है इसका? ओरम। और भी बहुत सारी हैं जिसमें एक लोहा आप याद रख सकते हो एफी, ठीक है। आयरन जिसे बोलते हैं, इसकी अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, वो अपने देखने वाले हैं। एक इसकी धातु याद रखना आप, ओस्मियम। कौन सी मियम? थोड़ा रख लेना भाई दिमाग में। डी ब्लॉक में मिलती हैं। और साथियों किस में मिलती हैं? तो साथियों ध्यान रखना, पी ब्लॉक में भी धातुएं होती है, लेकिन पी ब्लॉक में आपको एक खास बात याद रखनी पड़ेगी। पी ब्लॉक में, पी ब्लॉक में धातुओं की स्थिति के बारे में आपको एक खास बात याद रखनी पड़ेगी। वो खास बात क्या है? देखिए साथियों, एक सीरीज होती है बेटा उप धातु की, उसको मैं यहां लिख देता हूं। भोले स्यूजी ऐसी तेरी आत्मा और जर्मेनियम, ठीक है। अब एक थोड़ा गैलियम दिमाग में रख लो। सुनो, ये साथियों मैंने जो लिखी हैं, ये जो धातुएं हैं, ये तत्व कैसे हैं? ये उप धातु हैं। नहीं ये धातु है, नहीं ये उप धातु है। ये मेटलोइड है, नहीं ये धातु है, नहीं ये अधातु है। इस साइड में तो है ना, यहाँ तो पाई जाएंगे आपको अधातु। क्या पाई जाती है? पी ब्लॉक में यहाँ क्या पाई जाती है? अधातु। और इसके नीचे यहाँ साथियों क्या पाई जाती है? धातु। क्या पाई जाती है आपको? धातु। यह धातुओं की लोकेशन यहाँ पे आ रहा है समझ में? तो 3 ब्लॉक के आधार पर अपन ने बात की कि धातुएं कहाँ पाई जाती हैं, कैसे पाई जाती है साथियों, हमने बात की। ये तो होगी लोकेशन की बात। अब धातुओं की थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं। तो सुनो साथियों, एक छोटी सी बात मैं आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं। बदलाव जो है वो एक दिन में नहीं होता है, उसके लिए आपको लगातार अनवरत प्रयास करना पड़ेगा। तो अपन थोड़ी सी धातुओं के बारे में और बात कर लेते हैं। धातुएं जो होती हैं विद्युत धनात्मक होती हैं। अब इसके ऊपर 2-3 सवाल बनते हैं, वो बढ़ते हैं अपन। सुनो, धातुएं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होती हैं? अधातुएं इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। रीजन समझना आप इसका, बहुत बढ़िया बता रहा हूं आपको। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का जो मेन कारण है, क्योंकि इनका क्या होता है लालो? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है इनका? ऑक्सीडेशन होता है। धातुओं का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। थोड़ा अपने दिमाग में ये और बैठा लो आप। धातुओं का होता है ऑक्सीकरण। जिनका ऑक्सीकरण होता है वो होती है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एक साथियों मैं आपको एक बात और आपको इंगित करवाना चाहूंगा। जिनका ऑक्सीकरण होता है, जिस पदार्थ का, चाहे धातु हो चाहे कुछ भी हो दुनिया में, जिसका भी ऑक्सीकरण होता है वो व्यवहार करता है किस जैसा? ये व्यवहार करेगा अपचायक जैसा। तो धातुएं अपचायक जैसा, अपचायक जैसा व्यवहार। इसका मतलब एक बात दिमाग में और बैठ गई अपने, धातुएं क्या होती हैं? अपचायक की तरह कार्य करती हैं। किसकी तरह कार्य करते हैं साथियों? अपचायक की तरह कार्य करते हैं। धातुएं जो है आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं। अब 2 सवाल बढ़ते हैं कि आप एक पीरियोडिक टेबल में सबसे प्रबल अपचायक कौन है और सबसे दुर्बल अपचायक कौन है। 2 बातें अपन कर लेते हैं। धातुएं कैसी होती हैं साथियों? धातुएं इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और जिन जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती हैं वो इसलिए होती हैं क्योंकि उनका ऑक्सीकरण होता है, और जिनका ऑक्सीकरण होता है वो किसकी तरह व्यवहार करते हैं? अपचायक की तरह व्यवहार करते हैं। परीक्षा में प्रश्न आता है धातुएं किसकी तरह व्यवहार करते हैं? अपचायक की भांति, ऑक्सीकारी भांति, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान रखना अपचायक की भांति। सुनो, एक बात और छोटी सी मैं कर लेता हूं। सबसे प्रबल जो सबसे प्रबल अपचायक धातु कौन सी है? सबसे प्रबल अपचायक मेटल जो है वो कौन है? तो ध्यान रखना साथियों, लिथियम है। कौन है? लिथियम। कौन है साथियों? लिथियम है। सबसे प्रबल अपचायक धातु कौन सी है साथियों? लिथियम है। कौन से ब्लॉक की है? तो ध्यान रखना साथियों, एस ब्लॉक की तत्व है। एस ब्लॉक का है ये। कौन किस ब्लॉक का साथियों? ये आपका है एस ब्लॉक का। ये आपका एस ब्लॉक का है। अब सवाल आता है कि साहब इस लिथियम का प्रयोग कहां किया जाता है? तो सुनो, इस लिथियम का प्रयोग किया जाता है, सुनो, लिथियम का जो यूज किया जाता है साथियों आपको पता ही हो, का यूज जिन जगह किया जाता है उनकी मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूं।
एक तो बैटरी बनाने में किया जाता है, मोबाइल फोन्स की बैटरी जो है बैटरी बनाने में, हालांकि लेड का भी किया जाता है लेकिन इसका ज्यादा बेहतर काम करता है बैटरी में प्रयोग। एक तो बैटरी में प्रयोग होता है, दूसरा अगर आपका जो हृदय है उसका पेस मेकर होता है ऐसे नोड जो आपकी हार्ट बीट को डेवलप करता है, जिसके कारण आपकी हार्ट बीट आती है। अगर ऐसे नोड काम करना बंद कर देगा तब वहां लिथियम की क्या लगाई जाती है, बैटरी, और लिथियम को कहते हैं कृत्रिम पेस मेकर। तो सुनो, आर्टिफिशियल पेस मेकर, मेकर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, लिथियम की बैटरी का, लिथियम की बैटरी का, लिथियम की बैटरी का प्रयोग किया जाता है, आर्टिफिशियल लिथियम की बैटरी। और कहाँ प्रयोग किया जाता है बेटा, आपके ये हार्ट में किया जाता है, हृदय के अंदर। पेस मेकर क्या करता है भाई साहब, ये आर्टिफिशियल पेस मेकर क्या करता है, हार्ट बीट का निर्माण करता है, हार्ट बीट का निर्माण जो है इसी से होता है। मेरी इस बात को आप साथियों समझ पाएंगे। वैसे अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भाई साहब कौन आपके बॉडी का हार्ट बीट है, तो अगर पेस मेकर पूछे तो ध्यान रखना भाई साहब ऐसे नोड होता है। कौन सा नोड होता है, ऐसे नोड। और ये ऐसे नोड जब काम करना बंद कर देता है तब मेडिकल प्रोसेस के द्वारा मानव की बॉडी के अंदर लिथियम की बैटरी आपकी सेप्टम जो हृदय की मसल्स है वहां प्लंट कर दी जाती है और आपका हार्ट बीट जो है वो प्रॉपर काम करता है। ठीक है साथियों, एक बात और कर लेता हूं साथियों आपके साथ, ये जो लिथियम है ये सबसे हल्की धातु है, लिथियम सबसे लाइटेस्ट मेटल है, सबसे हल्की धातु है। थोड़ा लिथियम के बारे में चर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा बता देता हूँ, हल्की धातु। तो हम तो बात कर रहे थे कि धातुएं जो हैं वो विद्युत रूप से धनात्मक होती हैं। रीजन उसका है क्योंकि उनका ऑक्सीकरण होता है, और जिनका ऑक्सीकरण होता है वो अपचायक की तरह व्यवहार करते हैं। तो सवाल मेरे सामने आया कि सबसे प्रबल अपचायक कौन है, तो साथियों सबसे प्रबल अपचायक जो है वो आपका लिथियम है, और सबसे दुर्बल अपचायक है वो आपका फ्लोरीन है। बहुत बार परीक्षा में आ जाता है कि लिथियम प्रबल अपचायक क्यों है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो सबसे कम होता है, माइनस का 3.05 इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हालांकि ये तो बहुत बड़ा प्रश्न हो गया, ये तो आपकी जो कॉमन परीक्षाएं होती है उनमें ऐसा सवाल शायद नहीं पूछना चाहिए, फिर भी मैंने ये जो जानकारी आपके साथ साझा की। ओके साथियों, आगे की तरफ चलते हैं। फिर अपन बात करते हैं कि धातु में कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो एक और प्रॉपर्टी पाई जाती है धातुओं के अंदर, उसको बोलते हैं धातुओं में आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता तथा तन्यता का गुण पाया जाता है। साहब आघात वर्धनीय का अर्थ क्या है, धातुओं को पीटकर चद्दर रूप में बदलना, ठीक है। और तन्यता का अर्थ क्या है साथियों, तार रूप में बदलना। किस में बदलना, वायर में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, आपका तन्यता कहलाता है। और उसको चद्दर रूप में बदलना क्या कहलाता है, आपका क्या कहलाता है साथियों, आघात वर्धनीयता कहलाता है। लोहे की चोट के द्वारा या हथौड़े या हैमर की चोट के द्वारा यदि किसी धातु की आप ऊपर उसकी लगातार उसके ऊपर चोट मारोगे तो वो चद्दर रूप में फैल जाएगी, आप कॉमन देखते हो। सर परीक्षा में क्या सवाल आएगा, हमें तो वो बात करनी है। देखिए साथियों, तो साथियों अपन बात करने वाले हैं सबसे अधिक आघात वर्धनीयता का गुण। आघात वर्धनीयता का गुण जो है वो किस में पाया जाता है, गोल्ड में पाया जाता है। गुण गोल्ड जिसे एयू में पाया जाता है, तो थोड़ा ये अपने दिमाग में बैठा लो, गोल्ड में पाया जाता है सबसे अधिक आघात वर्धनीय का गुण। और इसी साथ अपन एक और बात कर लेते हैं, तन्यता का गुण किसमें पाया जाता है, तन्यता का सर्वाधिक गुण, सर्वाधिक अगर तन्य कोई धातु है सर्वाधिक गुण किसमें पाया जाएगा साथियों, सर्वाधिक गुण पाया जाता है आपके गोल्ड में, एयू में, एयू में पाया जाता है। अब साथियों कैसे पाया जाता है उसको आप कैसे समझाओगे, आपसे प्रश्न पूछे तो देखिए कैसे आपको कैसे पता चला सर, तो सुनो, 1 ग्राम जो गोल्ड होता है ना, 1 ग्राम गोल्ड, उसको खींच के आप 2 किलोमीटर लंबा उसका क्या बना सकते हो, 2 किलोमीटर लंबा आप उससे गोल्ड बना सकते हो, 2 किलोमीटर, सॉरी तन्यता का मतलब है तार रूप में परिवर्तन करना। अगर आपके पास 1 ग्राम गोल्ड है तो आप उसे 2 किलोमीटर लंबा बना वायर जो है उसको कन्वर्ट कर सकते हो। देखो कितना बड़ी ये दूरी ट्रेवल कर रहा है, इसका मतलब सर्वाधिक तन्यता का गुण किसमें पाया जाता है, आपके गोल्ड में पाया जाता है।
साथियों आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपकी ये जो क्लास है वो कैसी लगी। इसी के साथ साथियों अपन अगले वीडियो में इसी टॉपिक की परिचर्चा करेंगे और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।